हेलो एवरीबॉडी। मेरा नाम है लवीना और आज मैं आपको समझाने वाली हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी इन पॉलिटिकल साइंस एंड द टॉपिक इज थ्योरी बिल्डिंग एंड दिस topic is very much relevant for your exams like BA, MA in political science especially, and I'm gonna make it so easier for you all to understand with examples. So let's get started to it. सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। ओके, कि इंट्रोडक्शन देखते हैं। इट प्रोवाइड्स द कंसेप्चुअल एंड एनालिटिकल स्ट्रक्चर थ्रू विच स्कॉलर्स इंटरप्रेट पॉलिटिकल फिनोमेना, एक्सप्लेन रिलेशनशिप्स अमंग वेरिएबल्स एंड जनरेट प्रेडिक्टिव इनसाइट्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि थ्योरी होती क्या है, थ्योरी बिल्डिंग क्या होती है। ओके, तो थ्योरी बिल्डिंग क्या है? थ्योरी बिल्डिंग जो है वो एक क्या प्रोवाइड करती है? कंसेप्चुअल एंड एनालिटिकल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है टू स्कॉलर्स जो हैं वो क्या करते हैं? वो किसी भी एक पॉलिटिकल फिनोमेना को इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है, उनका काम क्या होता है? स्कॉलर्स का मोस्टली रिसर्च करना। ठीक है, तो रिसर्च में क्या करते हैं? एक पॉलिटिकल फिनोमेना उठाते हैं और उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं अपने व्यूज के अकॉर्डिंग, अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग। तो जो थ्योरी बिल्डिंग है वो क्या करती है? वो उस रिसर्च को, उस इंटरप्रिटेशन को क्या करती है? कंसेप्चुअल और एनालिटिकल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है एंड इट एक्सप्लेन रिलेशनशिप अमंग वेरिएबल्स। वेरिएबल्स होते हैं एनी पर्सन और यू मे से एनी कॉन्सेप्ट और एनी कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, जो कि किसी पॉलिटिकल फिनोमिना को अफेक्ट करता है मीन्स उसको, मतलब एक तरह से इन्फ्लुएंस करता है। जैसे मान लो एजुकेशन हो गया, वोटर टर्नआउट हो गया, देन हेल्थ हो गया, वेलबींग हो गया, तो ये सब चीज़ें है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। तो ये सब चीज़ें जो क्या है, ये सब वेरिएबल्स है। तो ये जो वेरिएबल्स हैं इनके बीच में रिलेशनशिप भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एजुकेशन और वोटर टर्नआउट के बीच में रिलेशनशिप होता है कि एजुकेशन जितनी इंक्रीज होगी उतना लोग क्या होंगे? अवेयर होंगे ऑफ वोटिंग, क्योंकि वो क्या है? एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है डेमोक्रेसी का। तो उससे क्या होगा? वोटर टर्नआउट इंक्रीज होगा, मीन्स एजुकेशन इंक्रीजेस, वोटर टर्नआउट इंक्रीजेस। तो जो ऐसे जो रिलेशनशिप्स होते हैं अमंग वेरिएबल्स, उनको एक्सप्लेन करते हैं स्कॉलर्स, और उसको अच्छे से एक स्ट्रक्चर कौन देता है? थ्योरी बिल्डिंग। तो स्कॉलर्स को थ्योरी बिल्डिंग हेल्प करती है टू प्रोवाइड द कंसेप्चुअल एंड एनालिटिकल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, और उससे क्या होता है? उससे प्रिडिक्टिव इंसाइट्स जनरेट किए जाते हैं, उससे प्रिडिक्शन भी निकाला जा सकता है थ्रू theories. So political science as a social science deals with complex and dynamic human behavior, institutions and processes. क्योंकि जो पॉलिटिकल साइंस है वो कॉम्प्लेक्स और डायनेमिक ह्यूमन बिहेवियर खुद से डील करता है ना। उसके अंदर कुछ भी एकदम सिंपल नहीं है, उस एवरीथिंग इज सो कॉम्प्लेक्स, राइट? क्योंकि जो ह्यूमन बिहेवियर होता है वो बहुत ही अनप्रिडिक्टेड होता है, अनप्रिडिक्टेबल होता है। उसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। तो पॉलिटिकल साइंस जो इतना कॉम्प्लेक्स और डायनेमिक ह्यूमन बिहेवियर, इंस्टीट्यूशन और प्रोसेसेस का एक साइंस है, सोशल साइंस है, तो उसके अंदर विदाउट थ्योरी रिसर्चर्स जो है वो क्या होंगी? डिस्क्रिप्टिव और फ्रेगमेंटेड रह जाएंगी, उनको कोई भी समेट नहीं पाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, हम एक मॉल बन रहा है। ठीक है, तो मॉल बन रहा है, तो मॉल के अंदर हमें बहुत सारे सामान चाहिए होंगे बनाने के लिए। सीमेंट हो गया, पत्थर हो गए, ईंट हो गए। अब उस सिर्फ उन सामान को लाके तो कुछ नहीं होगा ना। मतलब हमने पता कर लिया कि ये सामान चाहिए होते हैं, ऐसे ऐसे मॉल बनता है, उससे कुछ नहीं होगा। हमें क्या चाहिए? एक प्रॉपर स्ट्रक्चर चाहिए कि हाँ मॉल जो है वो ऐसे बनेगा। पहले ईंट लगेगी, फिर नहीं, पहले नींव खुदेगी, फिर नींव बनेगी, फिर उस पे धीरे धीरे ग्राउंड फ्लोर बनेगा, देन फर्स्ट फ्लोर बनेगा, देन सेकंड फ्लोर बनेगा। तो ऐसे करके प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, तब जाके वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर दिखता है हमको, है ना। तो वो जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? थ्योरी बिल्डिंग है। ठीक है, थ्योरी बिल्डिंग है। अगर वो स्ट्रक्चर नहीं होता तो क्या होता? मॉल जो है वो पूरी तरह से फ्रेगमेंटेड होता। अब मान लो कि कोई फ्लोर मॉल का दूसरी तरफ है, कोई दूसरी तरफ है, मतलब ऑफ कोर्स इट्स नॉट पॉसिबल। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि अगर कोई चीज़ ऑर्गेनाइज्ड नहीं होगी तो उसको ऑर्गेनाइज्ड बनाने के लिए क्या चाहिए? हमें उसका एक स्ट्रक्चर चाहिए होता है टू मेक इट ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, और अगर वो स्ट्रक्चर नहीं होगा, यानी थ्योरी बिल्डिंग जो है वो एक प्रोसेस है, अगर वो प्रोसेस ही नहीं होगा तो क्या होगी? वो पूरी थ्योरी या फिर वो पूरी रिसर्च जो है वो डिस्क्रिप्टेड और फ्रैगमेंटेड रहेगी, वो इजीली आप समझ नहीं पाओगे।
सो थ्योरी ट्रांसफॉर्म्स ऑब्जर्वेशन इनटू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। ऑब्जर्वेशंस जो होते हैं इन रिसर्च उनको ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज में ट्रांसफॉर्म करती है थ्योरी, एंड इट एनेबल्स स्कॉलर्स टू अंडरस्टैंड नॉट जस्ट व्हाट हैपेंस इन पॉलिटिक्स बट व्हाई हैपेंस। कोई भी चीज़ अगर थ्योरी में सिर्फ इतना सा बताया जाए कि क्या हुआ है पॉलिटिक्स में, ये नहीं बताया कि क्यों हुआ वो चीज़, तो वो थ्योरी जो है वो अच्छी नहीं है। एक अच्छी थ्योरी वही होती है जिसके अंदर कुछ भी फिनोमेना अगर रिसर्चर या फिर एक स्कॉलर जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है, वो इतना सा अगर बता रहा है कि क्या हुआ लेकिन ये नहीं बता रहा कि वो चीज़ क्यों हुई, तो दैट थ्योरी इज नॉट आइडल थ्योरी। ठीक है, तो दोनों चीज़ें होनी चाहिए एक थ्योरी में। सो नेक्स्ट, तो अब हम पढ़ेंगे मीनिंग एंड नेचर ऑफ थ्योरी। ठीक है, तो थ्योरी क्या होती है, थ्योरी की डेफिनेशन देख लेते हैं। थ्योरी इज a systematic set of interrelated concepts and propositions that seeks to explain political behavior, institution and processes। वो सारे concepts जो कि interrelated होते हैं एक दूसरे से, और वो concepts जो कि क्या explain करते हैं, political behavior, institutions और processes को explain करते हैं, उनके systematic set को क्या कहा जाता है, theory। It is very simple. Theory is a systematic set of interrelated concepts and propositions that seeks to explain political behavior, institutions and processes। और इसके अंदर सिर्फ डिस्क्रिप्शन ही नहीं होता, लेकिन इसके अंदर कैजुअल एक्सप्लेनेशंस और जनरलाइजेशन भी इंक्लूडेड होते हैं। सो थ्योरीज हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग एम्पिरिकल डेटा इनटू कोहेरेंट फ्रेमवर्क्स, मेकिंग इट इजियर टू इंटरप्रेट कॉम्प्लेक्स रियलिटीज। एम्पिरिकल डेटा जो कि फैक्ट बेस्ड होता है, जो कि एविडेंस बेस्ड होता है, जो कि एनालिटिकल होता है, उस डेटा को थ्योरी जो है ईजियर बनाती है टू इंटरप्रेट। अभी हम पढ़ते हैं एम्पिरिकल और नॉर्मेटिव डेटा क्या होता है। तो पॉलिटिकल थ्योरी जो है उसके मतलब दो टाइप्स है, एक है नॉर्मेटिव और दूसरा है एम्पिरिकल। ओके, तो नॉर्मेटिव जो है उसका मीनिंग उसके वर्ड में ही छुपा है, विच इज नॉर्म। नॉर्म क्या होता है, मॉरल वैल्यूज या फिर क्या होना चाहिए, व्हाट ऑट टू बी, क्या क्या होना चाहिए एक स्टेट में, जैसे जस्टिस, राइट्स एंड इक्वालिटी। ठीक है, ये सब होना चाहिए। और ऐसी जो थ्योरीज होती है जो कि नॉर्मेटिव होती है उनको क्या बोलते हैं, नॉर्मेटिव थ्योरी, यानी जो कि हमें ये बताए कि क्या होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, द आइडल स्टेट थ्योरी बाय प्लेटो। प्लेटो ने एक आइडल स्टेट थ्योरी दी थी जिसके अंदर उन्होंने फिलोसोफर किंग को एक्सप्लेन किया था कि एक फिलोसोफर किंग होना चाहिए जो कि कैसे बनना चाहिए, उसको क्या क्या एजुकेशन मिलनी चाहिए, उसकी मतलब उसको किस एज ग्रुप में उसको क्या मिलना चाहिए, उसको क्या मतलब उसका कैसा लाइफस्टाइल होना चाहिए, वो सब उन्होंने बताया था। लेकिन उन्होंने ये नहीं इंक्लूड किया पूरी थ्योरी में कि एक्चुअल में क्या है या फिर क्या हो रहा है, उन्होंने सिर्फ ये बताया कि क्या होना चाहिए। तो ऐसी थ्योरीज को क्या बोलते हैं, नॉर्मेटिव थ्योरी, जो कि सिर्फ फोकस किस पे करती है, ऑन व्हाट ऑट टू बी। जैसे जस्टिस होना चाहिए, राइट्स होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए एक स्टेट में। देन वैसे ही एम्पिरिकल थ्योरीज जो है वो क्या करती है, एम्स टू एक्सप्लेन ऑब्जर्वेबल पॉलिटिकल फिनोमेना थ्रू एविडेंस बेस्ड एनालिसिस। जो हमें दिख रहा है, जो हमें पता है कि ये चीजें हो रही है, जो कि फैक्ट्स है, उन सबको इंक्लूड कौन सी थ्योरी करती है, एम्पिरिकल थ्योरी। ठीक है, वो उन पॉलिटिकल फिनोमेना को स्टडी करती है जो कि ऑब्जर्वेबल है और जो कि एक्चुअल में हो रही है एक स्टेट में। ओके, सो रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर मेनली एम्पिरिकल थ्योरीज आर मोस्टली focused upon, and those theories are testable and verifiable। ओके, द नेचर ऑफ थ्योरी इज डायनेमिक एंड इवॉल्विंग। नेचर पढ़ते हैं अगर हम थ्योरी की थ्योरी जो होती है वो कैसी होती है, थ्योरी कभी भी स्टैटिक नहीं होती है, थ्योरी इज ऑलवेज डायनेमिक एंड इवॉल्विंग। जैसे कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी क्या है, इट इज ओपन टू चेंजेस। ओके, जैसे जैसे टाइम बढ़ जैसे जैसे टाइम चेंज होगा, जैसे जैसे एरास चेंज होंगे, जैसे जैसे ह्यूमन बिहेवियर चेंज होगा, वैसे वैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अडेप्ट करता रहेगा विद टाइम। सो वैसे ही एक थ्योरी जो होती है वो क्या होती है, डायनेमिक और इवॉल्विंग होती है, वो कभी भी स्टैटिक नहीं होती। वो टाइम के साथ जैसे जैसे नया डेटा इमर्ज करता है, जैसे जैसे कॉन्टेक्स्ट चेंज होते हैं, वैसे वैसे वो खुद भी रिफाइन, मॉडिफाई और रिप्लेस होती रहती है। ठीक है, जैसे कि एंशियंट टाइम में प्लेटो और एरिस्टोटल के टाइम पे क्या था, नॉर्मेटिव थ्योरीज थी कि ये सब होना चाहिए। फिर वर्ल्ड वॉर के बाद में क्या होने लगी, एम्पिरिकल थ्योरीज आने लगी। क्यों, क्योंकि हमने ये देखा, जो उस टाइम के पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, दे रियलाइज दैट
जो नॉर्मेटिव थ्योरीज है दे आर नॉट रेलेवेंट फॉर सॉल्विंग द करंट इश्यूज, ठीक है, उनको सॉल्व करने के लिए रेलिवेंट नहीं है, तो उन्होंने अपना थ्योरीज जो है उनका चेंज किया, ओके, और दे शिफ्टेड टू एम्पिरिकल थ्योरीज कि वी हैव टू स्टडी is being what is being practiced or what all is happening in the state currently, ठीक है, तो जिससे हम क्या कर सकेंगे, जो इश्यूज हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकेंगे। तो वैसे ही टाइम चेंज होता है, वैसे वैसे थ्योरीज का जो नेचर है, थ्योरीज खुद भी चेंज होती रहती है। ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, key components of theory building. Let's understand this quickly. Okay, first component is concept. Concepts are building blocks of theory. They are abstract ideas that represent political phenomena such as power, democracy, authority, legitimacy, and participation. So, any abstract idea on which a theory is based is called concept. Okay, every theory is based on a particular or multiple concepts, and those concepts are like power, democracy, authority, legitimacy, and participation. Okay, and if in a theory the concept is not clear or there's no conceptual clarity, then that theory is considered to be vague, unauthentic, and invalid. Okay, it can weaken the validity of research. Means whatever research is being showed in that theory, or that theory in the theory building, if the concept is not clear, then that research is invalid. Okay, so the concept should be clear, at least, on which the theory is at most based. Then comes variables. Variables are measurable representation of concepts that can take different values. If we can measure a concept, it is called a variable, right? For example, income, voter turnout, high education levels. So these concepts can be measured, right? We can measure income level. It can be high, middle, or low. Then we can measure voter turnout. It can be through the percentage of voters, or who people are voting, what kind of people are voting, from what kind of community the people are voting. So we can even measure voter turnout. Then education level, we can measure education level, primary, secondary, higher. So when a concept can be measured, it can be showcased as measurable representations, then it is called variables. For example, political participation can be measured through voter turnout. We can measure how political participation is, how much it is through voter turnout, right? As well as protest activity or civic engagement. So these are voter turnout, protest activity, civic engagement, these are variables. Then comes propositions and hypothesis. Propositions describe relationships between variables. When a relationship between two or more variables is described, it is called proposition. Okay, for example, let's take two variables. एक हम वेरिएबल लेंगे हायर एजुकेशन, एक हम लेंगे पॉलिटिकल अवेयरनेस, ठीक है। सो प्रपोजिशन क्या कहेगा, दैट हायर एजुकेशन लीड्स टू ग्रेटर पॉलिटिकल अवेयरनेस। ओके, जितनी हायर एजुकेशन जो होगी उससे क्या होगा, पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़ेगा। एंड हाइपोथेसिस क्या होता है, हाइपोथेसिस उस ही प्रपोजिशन का एक टेस्टेबल स्टेटमेंट है। सो इन some sort of case, propositions and hypotheses are interconnected, like they are somewhat similar to each other. Proposition के अंदर क्या है, we describe the relationship between variables, and in that manner hypothesis जो है उसी proposition को क्या करता है, it makes it as a testable statement. Okay, मतलब उस proposition से क्या testable statement निकलती है उसको ही बोलेंगे हम hypothesis. Understood? फॉर एग्जाम्पल, एक प्रपोजिशन है हायर एजुकेशन लेवल लीड्स टू ग्रेटर पॉलिटिकल अवेयरनेस, और उसका हाइपोथेसिस यानी उसका जो टेस्टेबल स्टेटमेंट है, हाइपोथेसिस जो टेस्टेबल स्टेटमेंट है वो क्या होगा, दैट इंडिविजुअल्स विद हायर एजुकेशन लेवल्स आर मोर लाइकली टू वोट इन इलेक्शंस। जो लोग हायर एजुकेशन लेवल वाले होंगे वो ज्यादा वोट करेंगे इलेक्शंस में। तो दैट इज अ हाइपोथेसिस एंड इट इज अ टेस्टेबल स्टेटमेंट ऑफ कोर्स, ठीक है। और वही प्रपोजिशन क्या है कि हायर एजुकेशन लेवल से जो वोटर टर्नआउट होगा वो भी इंक्रीज होगा, वोट जो कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है वो इंक्रीज होगा। सो अंडरस्टूड प्रपोजिशन एंड हाइपोथेसिस। देन कम्स मॉडल्स. मॉडल्स आर सिंप्लीफाइड representation of reality that illustrates relationship among variables. Means what is happening in reality,
and which can explain the relationship among variables. It is called a model. Okay, it helps in understanding complex political processes. It helps in understanding the complex political processes easily. Okay. For example, let's take an example of a model, which is education level is related to political awareness, and then political awareness is related to voter turnout. So it is what? It is a model. Okay. So model are simplified representation of reality that illustrates relationships among variables. It also illustrates relationship, but among variables, but it is simplified representation of reality. Okay, so these are the key components of theory building. First one is concept, second one is variables, third is propositions and hypothesis, and fourth is models. Process of theory building. First step is observation and problem identification, second is conceptualization, third is formulation of hypothesis, fourth is data collection and analysis, fifth is theory development and refinement, and sixth is generalization. So let's come to the first step, that is observation and problem identification. As we can see, observation, first of all, what we have to do, we have to observe a political phenomena, and then we have to identify what is the problem in it, okay, on which a research can be conducted. Understood? We are observing a political phenomena, for example voting behavior, right? And then we will observe that what is the problem in that political phenomena, so that we can conduct a research on it. Okay, a research example, a researcher may notice variations in voter turnout across regions. So what are the variations, and what are those variations based on? A researcher may notice them in voter turnout. Then second step is conceptualization. At this stage, researchers define key concepts and clarify their meanings. रिसर्चर्स जो हैं वो क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट को डिफाइन करेंगे और उनके मीनिंग्स बताएंगे. एक थ्योरी हमने पढ़ा कि कॉन्सेप्ट में बेस्ड होती है. कॉन्सेप्ट क्या है, उसका एक क्रूशल पार्ट होता है, ठीक है, या फिर एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है ऑफ अ थ्योरी. तो उन कॉन्सेप्ट्स को डिफाइन करना, उन कॉन्सेप्ट्स को क्लैरिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है. उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, कंसेप्चुअलाइजेशन. सो कंसेप्चुअल प्रिसिजन ensures that research is focused and measurable. It is focused on a concept and it is measurable, which means it includes measurable concepts. को क्या कहा जाता है, variables. तो एक रिसर्च में variables भी included होते हैं. Formulation of hypothesis. Third is formulation of hypothesis. तो researchers develop hypothesis that propose relationship between variables. हमने क्या पढ़ा था कि वेरिएबल्स के रिलेशनशिप को क्या कहा जाता है, हाइपोथेसिस. फॉर एग्जांपल, वी टुक एन एग्जांपल ऑफ हायर एजुकेशन लेवल लीड्स टू higher political participation. So that is a hypothesis. These hypotheses guide the direction of empirical investigation. और इससे क्या होता है, empirical investigation में help होती है. यानी अगर हम hypothesis include करते हैं, मतलब थ्योरी बिल्डिंग का एक पार्ट होता है हाइपोथेसिस, इस प्रोसेस का एक पार्ट होता है हाइपोथेसिस फॉर्मेशन. तो इसके अंदर ये जो हाइपोथेसिस हैं वो क्या करते हैं, दे हेल्प इन एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन, राइट, फॉर analytical, empirical यानी analytical investigation. Then comes data collection and analysis. Empirical data is collected using qualitative and quantitative methods. There are various qualitative and quantitative methods of collecting data, right? तो empirical data को different qualitative और quantitative methods से collect किया जाता है. Statistical tools, case studies, interviews or surveys may be used to test hypothesis. Testing hypothesis is a part of analysis, right? We are analyzing the theory, and that is also a part of theory building. It should include proper analysis of all the concepts, of the variables, as well as of the hypothesis. Okay, sorry, as well as of the propositions, which is then called hypothesis. So उसके लिए हमें पहले डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा रिसर्च के लिए, और फिर उसको एनालाइज करना पड़ेगा. और डेटा कलेक्शन के क्या क्या मेथड्स होते हैं, क्वालिटेटिव मेथड्स होते हैं और क्वांटिटेटिव मेथड्स होते हैं. ओके, क्वालिटेटिव डेटा कलेक्शन के एग्जांपल्स अगर मैं आपको दूं, they are like interviews in which we can understand the quality of the data,
दैट व्हाट काइंड ऑफ डेटा इट इज, ओके। और वही क्वांटिटेटिव जो है वो क्वांटिटी बेस्ड होता है. फॉर एग्जांपल द सर्वेज एंड क्वेश्चनर्स व्हिच आर और we can call it census is also a type of qualitative data collection, right? तो सॉरी quantitative data collection. तो qualitative के अंदर क्या होता है, जिसके अंदर हमें क्वालिटी पता चले डेटा की, और क्वांटिटेटिव होता है जिसके अंदर हमें क्वांटिटी पता चले. तो वही क्वालिटी का एग्जाम्पल है इंटरव्यूज, ग्रुप डिस्कशंस, ऑब्जर्वेशंस, केस स्टडीज, कंटेंट एनालिसिस एंड many more. Then quantitative के अंदर आते हैं surveys and questionnaires, experiments, statistical data collection, observation. So these are the methods of collecting empirical data. Then comes theory development and refinement. Now all the theory we made, all the data we collected, all the hypotheses we formulated, all the concepts we cleared. So after that, based on their findings, theories are developed or refined. On based on all those findings, the theories are developed. Okay, finally the theories are developed. If the data supports the hypothesis, the theory gains strength. If not, it may be revised or rejected. Means if the data it supports the hypothesis. Hypothesis क्या होता है, जो facts होते हैं ना, जैसे कि हमने एक hypothesis का example क्या लिया था, that individuals जो कि ज़्यादा educated होते हैं, जिनका education level high होता है, वो ज़्यादा voting participation मतलब वोटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं. तो अगर ये जो हाइपोथीसिस है इसको ये डेटा सपोर्ट नहीं करेगा, थ्योरी का डेटा, कि एजुकेशन, वोटिंग टर्नआउट, ये सब इंटरकनेक्टेड है, एजुकेशन जो होती है वो उससे वोटिंग टर्नआउट बढ़ता है एंड ऑल, अगर ये सब चीज़ें जो है उस हाइपोथीसिस को सपोर्ट नहीं करेगी तो क्या वो थ्योरी वैलिड होगी, क्या वो थ्योरी एक्सेप्ट हो पाएगी? ऑफ कोर्स नहीं हो पाएगी. अगर कॉन्सेप्ट और हाइपोथीसिस दोनों ही एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, यानी दोनों ही एक दूसरे से सहमत नहीं है, ओके, दोनों ही एक दूसरे से अलग शो कर रहे हैं, तो वो जो थ्योरी है इट मे बी रिवाइज्ड और रिजेक्टेड. उसको या तो रिवाइज करना पड़ेगा या फिर उसको रिजेक्ट करना पड़ेगा. देन जनरलाइजेशन. Generalization is the final steps which involves extending the findings beyond the specific case to broader contexts. Okay, यानी जो findings है उनको उस केस के अलावा भी ज़्यादा context के साथ उन्हें interrelate किया जाए and contributing to accumulation of knowledge. Okay, so it is generalization. So let's come to the next topic, which is you can see here ये सब steps है of I think last one is edited right here. Okay, so ये सब जो है वो steps हैं of process of theory building. The first is observation and problem identification. Second is conceptualization. Third is formulation of hypothesis. Fourth is data collection and analysis. Fifth is theory development and refinement. And last one was generalization. Okay. So approaches to theory building. First is deductive approach, second is inductive and abductive approach. Third one. So there are three approaches to theory building. First one, deductive approach. Deductive, as the name suggests, deductive method begins with existing theory. There are theories which are already existing or general principles, okay, and then with the help of these theories hypotheses are derived. Okay, hypotheses are formulated or hypotheses are derived out of these existing theories. Then these hypotheses are tested through empirical data. Now using empirical data, with collecting empirical data, these hypotheses are tested. Okay, these hypotheses are tested. And what was okay, then this approach emphasizes logical consistency and is widely used in rational choice theory. ये जो approach है ये बहुत ही widely used है. Okay, it is one of the widely used method or the approach to theory building. So डिडक्टिव अप्रोच में सिंपली ये होता है कि एक एग्जिस्टिंग थ्योरी है उससे एक डेटा निकाला जाता है. कैसे निकाला जाता है? पहले एक एग्जिस्टिंग थ्योरी को लिया जाता है या फिर उसके अंदर जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनको लिया जाता है, फिर उसकी एक हाइपोथेसिस डिराइव की जाती है आउट ऑफ दैट थ्योरी. ओके, हाइपोथेसिस इज डिराइव. ओके, फॉर एग्जांपल एक थ्योरी ले लेते हैं दैट पीपल एक्ट इन देयर सेल्फ इंटरेस्ट. ओके, जो कि एक रेशनल चॉइस थ्योरी है. इट इज नेम्ड एज रेशनल चॉइस थ्योरी. सो
उस थ्योरी के अंदर क्या होता है, इट इज दैट पीपल एक्ट इन देयर सेल्फ इंटरेस्ट, लोग अपने सेल्फ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं, ठीक है। तो दिस इज अ थ्योरी। नाउ इसकी हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट किया जाएगा, एंड हाइपोथेसिस क्या होगा इसका, दैट वोटर्स विल चूज द कैंडिडेट हु गिव्स देम इकोनॉमिक बेनिफिट, राइट। एक थ्योरी है रेशनल चॉइस थ्योरी, उसका हाइपोथेसिस क्या है, दैट वोटर्स विल चूज द कैंडिडेट हु गिव्स देम इकोनॉमिक बेनिफिट्स। फिर डेटा कलेक्ट किया जाएगा। डेटा कैसे कलेक्ट किया जाएगा, बाय सर्वेइंग of course the voters, क्योंकि hypothesis क्या कहता है, that voters will choose the candidate who gives them economic benefit। तो डेटा कलेक्ट किया जाएगा by serving voters, and then फिर क्या किया जाएगा, उसको टेस्ट किया जाएगा एंड चेक किया जाएगा if voters actually voted based on their benefits। means एक थ्योरी को एनालाइज करके उसका हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट किया जाएगा, देन that data will be collected on the basis of that hypothesis, and then the hypothesis will be tested, okay। so that is known as deductive approach of theory building, okay। then comes inductive approach। इंडक्टिव अप्रोच के अंदर क्या है, इंडक्टिव मेथड इट स्टार्ट्स विद ऑब्जर्वेशंस एंड बिल्ड थ्योरी फ्रॉम एम्पिरिकल डेटा। हमने डिडक्टिव अप्रोच में क्या किया, पहले थ्योरी से स्टार्ट होता है और फिर डेटा बिल्ड होता है, राइट। इट स्टार्ट्स फ्रॉम थ्योरी एंड देन द डेटा इज बिल्ड। और इंडक्टिव के अंदर क्या है, पहले डेटा आता है और फिर थ्योरी बिल्ड होती है, ओके। ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशनल डेटा, वी कैन कॉल इट ऑब्जर्वेशनल डेटा, कि वो डेटा जो है वो ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, ठीक है। एनी ऑब्जर्वेशनल पॉलिटिकल फिनोमिना, उससे क्या निकलेगी, एक थ्योरी निकलेगी। So inductive method starts with observation and builds theory from empirical data. It is commonly used in qualitative research where patterns and themes emerge from case studies or field works. ठीक है, तो इसके स्टेप क्या है ऑफ इंडक्टिव अप्रोच, इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ बॉटम अप अप्रोच, जिसके अंदर सबसे पहले कलेक्ट किया जाएगा डेटा, ठीक है। फिर उसके अंदर पैटर्न्स ढूंढे जाएंगे कि इसके अंदर पैटर्न क्या है, like how it is working, in what pattern it is working। फिर एक हाइपोथेसिस फॉर्म की जाएगी और एट लास्ट एक थ्योरी डेवलप की जाएगी। अंडरस्टूड। फॉर एग्जांपल, इजी फॉर मेकिंग इट मोर इजी, एग्जांपल ये है कि सबसे पहले क्या होगा, ऑब्जर्व किया जाएगा। ऑब्जर्वेशन क्या, जैसे एक मान लो एग्जांपल ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट मेनी पुअर कंट्रीज हैव पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। बहुत सारी पुअर कंट्रीज में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है। अगर लोग जो है वो इकोनॉमिकली एबल नहीं है, इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं है, तो वहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी देखी जाती है, ठीक है। अब पैटर्न क्या ढूंढेंगे, नेक्स्ट क्या होता है इसके अंदर, पैटर्न, look for patterns। So the pattern we found is that poverty and political instability, they seem to be connected, poverty and political stability seems to be connected। Then comes the theory, okay। economic inequality leads to political instability, theory, then what the theory we derived out of that observation is that economic inequality leads to political instability। So this is an example of inductive approach, which starts with an observation or with an observational data, and then it ends to building a theory out of that observation, okay। डिडक्टिव अप्रोच के अंदर था कि एक थ्योरी से स्टार्ट होता है, एन एग्जिस्टिंग थ्योरी, और फिर उसका हाइपोथेसिस वगैरह करके टेस्ट इनकॉल करके फिर कंक्लूजन डिराइव किया जाता है या फिर डेटा डिराइव किया जाता है आउट ऑफ इट। लेकिन इंडक्टिव के अंदर जस्ट उल्टा है, एक एग्जिस्टिंग ऑब्जर्वेशन या फिर एक एग्जिस्टिंग डेटा को उठाकर फिर उससे थ्योरी फॉर्म की जाती है बाय लुकिंग फॉर पैटर्न्स इन दैट ऑब्जर्वेशन एंड ऑल, ओके। एग्जाम्पल हमने देखा पॉवर्टी और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का रिलेशन, ओके। एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं, विच इज द टायरेंट लीडर ऑफ अ कंट्री टू द हैप्पी और अनहैप्पी पब्लिक, ओके। तो वो भी देख सकते हैं, तो दैट इज ऑल्सो एन इंडक्टिव अप्रोच। नाउ कम्स abductive approach। So, abductive approach combines deduction and induction. It combines both deduction and induction. It involves moving back and forth between theory and data to develop the most plausible explanation. Okay, we take a theory or a data, and then we move back and forth between that theory and the data, and then we make or we form the most plausible explanation out of it.
Okay, this approach is increasingly popular in contemporary research due to its flexibility. So it's kind of a flexible approach for theory building. So what the abductive approach suggests is that we observe, okay, we observe a very surprising thing, right, a very unusual thing. We observe a very unusual thing, and then we look for an possible explanation of that thing. Okay, whatever unusual is happening, we look for an explanation, possible explanation of that, and then we choose the most reasonable explanation out of all the explanations we came across for that unusual thing which happened, and then we test or refine it. For example, poor people in some regions still support rich political leaders. जो गरीब लोग हैं वो रिच पॉलिटिकल लीडर्स को सपोर्ट करते हैं. ओके, तो ये क्या है, बहुत ही अनयूजुअल सी चीज है, जो कि सुनने में अनयूजुअल लग रही है हमें ना. इट डजंट साउंड यूजुअल कि जो गरीब लोग हैं वो रिच पॉलिटिकल लीडर्स को सपोर्ट कर रहे हैं डिस्पाइट बीइंग पुअर, राइट. अब ये अनयूजुअल जो चीज है, इस पे हम क्वेश्चन करेंगे, फिर क्या करेंगे, इसके कुछ एक्सप्लेनेशंस ढूंढेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसके रीजंस ढूंढेंगे. ओके, वन पॉसिबल एक्सप्लेनेशन क्या हो सकता है, दैट कल्चरल आइडेंटिटी और कास्ट मैटर्स मोर देन इनकम, राइट. कि जो लोगों के लिए भले ही वो पुअर है, लेकिन उनके लिए उनकी कल्चरल आइडेंटिटी और कास्ट ज़्यादा मैटर करती है. इवन इफ दे आर पुअर, दे विल सपोर्ट द रिच लीडर्स हु आर ऑफ देयर सेम कल्चरल आइडेंटिटी और हु आर फ्रॉम देयर सेम कास्ट. ओके, एंड कंक्लूजन क्या निकलेगा फिर इसका, कि वोटिंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय आइडेंटिटी नॉट जस्ट इकोनॉमिक इंटरेस्ट. सेम इकोनॉमिक इंटरेस्ट वाले लोगों को ही आप वोट करोगे ऐसा ज़रूरी नहीं है. वोटिंग जो है वो इन्फ्लुएंस किससे होती है, बाय आइडेंटिटी एज वेल. ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक तरह का अब्डक्टिव अप्रोच हो गया कि एक अनयूजुअल चीज़ है, उसको आप उठा रहे हो, उसके लिए आप पॉसिबल रीजन ढूंढ रहे हो, पॉसिबल एक्सप्लेनेशंस ढूंढ रहे हो, फिर एक कंक्लूजन पे आ रहे हो आफ्टर टेस्टिंग दैट एक्सप्लेनेशन एंड एनालाइजिंग इट. ओके, तो उससे क्या होती है, थ्योरी फॉर्म होती है, एंड इट इज अ पार्ट ऑफ थ्योरी बिल्डिंग. इट इज एन अब्डक्टिव अप्रोच ऑफ थ्योरी बिल्डिंग. एक और एग्जांपल है अब्डक्टिव अप्रोच का, मैं देती हूँ कि जो एजुकेटेड पीपल्स है ना, हमने अभी तक क्या पढ़ा कि एजुकेटेड लोग जो हैं, मतलब एजुकेशन लेवल इंक्रीज होगा तो लोग क्या होंगे, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में आएंगे. मीन्स दे विल पार्टिसिपेट इन वोटिंग, दे विल पार्टिसिपेट एज बीइंग लीडर्स एंड ऑल. सो ये जो चीज़ है, ऐसा सच में असली में प्रैक्टिकली नहीं होता इतना. जो एजुकेटेड लोग हैं उनसे ज़्यादा जो नॉन अनएजुकेटेड लोग हैं वो ज़्यादा एक तरह से वोट करने में आते हैं. ठीक है, तो इसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, ये जो अनयूजुअल चीज़ है, जो ऑब्जर्वेशन है, इसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, लाइक लैक ऑफ ट्रस्ट इन गवर्नमेंट, पॉलिटिकल डिससेटिस्फैक्शन हो सकता है. तो ये सब जो है एक्सप्लेनेशंस है, और इससे फिर एक थ्योरी फॉर्म की जाती है. तो दिस इज द मेथड ऑफ अब्डक्टिव अप्रोच. सो दिस वाज वेरी इजी अप्रोचेस, डिडक्टिव, इंडक्टिव एंड अब्डक्टिव. ओके, देन डिडक्टिव के अंदर आप ऐसे याद रख सकते हो डिडक्टिव को, कि फर्स्ट देयर इज एन एग्जिस्टिंग थ्योरी, first there is a theory and then we derive data from that theory. Inductive में आप याद कर सकते हो कि there is a data and then we make a theory out of it. Just opposite. Okay, deductive में theory to data, abductive में data to theory, and sorry, inductive में data to theory. और abductive के अंदर क्या है, we are observing something unexpected and then finding best possible reason. Very simple. Next, importance of theory building. First is explanation of political phenomena. So theories provide casual explanations for political events, helping researchers understand underlying mechanism. It makes a theory easy to understand. Okay, theory building अगर होगी तो जो theory है, जो research है, वो fragmented नहीं रहेगी, वो एक तरह से systematic way में setup होगी, and it will be easy for people to understand, easy for researchers, even researchers to understand and to know about, to understand about underlying mechanisms, right? Then comes prediction. It helps in predictions as well, to predict political trends, कि जैसे इलेक्टोरल आउटकम्स हो गए, पॉलिसी चेंजेस हो गई. फॉर एग्जांपल, अगर एक थ्योरी है जो कि ये सजेस्ट करती है कि अगर किसी पार्टी के रूल में आने से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ रही है, तो बहुत सारे चांसेस है कि हम ये चीज़ प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगले साल वो ही पार्टी जो है वापस से पावर में आएगी, राइट.
तो ये क्या है, प्रिडिक्शन है। किसे निकाली हमने, थ्योरी से निकाली, तो इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, प्रिडिक्शन भी है। देन जनरलाइजेशन, कि वो एक थ्योरी को जनरलाइज करती है। अगर कोई थ्योरी है, ठीक है, जो कि एक स्पेसिफिक केस पे बेस्ड है, तो उस थ्योरी को वो जनरलाइज करती है फॉर ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट। हम उसको ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में भी यूज कर सकते हैं। थ्योरी बिल्डिंग अलाउज फाइंडिंग फ्रॉम स्पेसिफिक केसेस टू बी अप्लाइड टू ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट। जो जो हमने डिराइव किया है फ्रॉम एनी थ्योरी, ओके, तो उसको हम दूसरी जगह पे भी यूज कर सकते हैं। इट इज कॉल्ड जनरलाइजेशन। देन गाइडिंग रिसर्च, थ्योरीज शेप रिसर्च क्वेश्चंस। जो थ्योरीज है वो रिसर्च क्वेश्चंस शेप करती है, मेथोडोलॉजी शेप करती है, एंड एनालिटिकल फ्रेमवर्क्स इंश्योरिंग सिस्टमैटिक इंक्वायरी। इट मेक्स अ थ्योरी, व्हाट इट मेक्स अ रिसर्च सिस्टमैटिक साइंटिफिक। ठीक है, एक थ्योरी बिल्डिंग जो है वो रिसर्च को सिस्टमैटिक और साइंटिफिक बनाती है। उससे हम क्या पुट अप कर सकते हैं, वी कैन शेप रिसर्च क्वेश्चंस आउट ऑफ अ थ्योरी, वी कैन शेप methodologies, we can analyze the all the framework in it, and we can ensure systematic inquiry of out of that theory. तो ये जो है वो रिसर्च को गाइड करती है फॉर shaping research questions, methodologies and analytical frameworks. Then policy relevance, well developed theories inform policy makers. Okay, well developed theories जो है वो क्या करती है, it informs policy makers by offering insights into effective governance and decision making. जो अच्छी थ्योरीज होती है वो पॉलिसी मेकर्स को हेल्प करती है बाय ऑफरिंग इनसाइट्स इनटू इफेक्टिव गवर्नेंस। जो पॉलिसीज बनाते हैं, जैसे जैसे एग्जीक्यूटिव्स हो गए, जो अपने गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव पार्ट है ना, लेजिस्लेचर है, उनको ये हेल्प करती है टू फॉर्मुलेट पॉलिसीज। क्योंकि इन थ्योरीज से हमें पता चलता है कि हाउ थिंग्स वर्क एंड व्हाट आर द थिंग्स विच आर हैपनिंग। ओके, तो एक तरह से फिर ये हेल्प करती है पॉलिसी मेकर्स, ताकि उन्हें पता चले, insights मिले out of the theory, and so that they can more effectively govern and more effectively make decisions. Okay, then challenges क्या क्या है थ्योरी बिल्डिंग के, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ पॉलिटिकल रियलिटी, मीन्स पॉलिटिकल सिस्टम्स जो है वो उसके अंदर बहुत सारे एक्टर, मल्टीपल एक्टर्स एंड वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स अपने पढ़ा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। तो जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है उसको फॉर्मुलेट करने में थोड़ा सा टफ होता है। ठीक है, बिकॉज द पॉलिटिकल बिहेवियर, जो पॉलिटिकल साइंस है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, देन मेजरमेंट इश्यूज, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स लाइक पावर, लेजिटिमेसी आर डिफिकल्ट टू क्वांटिफाई। ये जो पावर हो गया, लेजिटिमेसी हो गया, ये जो है ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स है। इनको आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते, बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट है, दे आर लाइक आउट ऑफ द बॉक्स काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो इनको आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते, तो इस वजह से इनको मेजर करने में, मीन्स इनको एज अ वेरिएबल यूज करने में डिफिकल्टी होती है। देन बायस एंड सब्जेक्टिविटी, अच्छा हाँ, वेरिएबल्स बताया ना मैंने, वेरिएबल्स क्या होते हैं, वो कॉन्सेप्ट जिनको आप मेजर कर सको, फॉर एग्जांपल एजुकेशन, इनकम एटसेट्रा, राइट। तो वैसे तो पावर, लेजिटिमेसी जो है, इनको आप एज अ वेरिएबल यूज करना, इट्स काइंड ऑफ टफ। देन बायस एंड सब्जेक्टिविटी, सो रिसर्चर पर्सनल बिलीव्स एंड कल्चरल बैकग्राउंड्स में इन्फ्लुएंस थ्योरी फॉर्मुलेशन एंड इंटरप्रिटेशन। अब जैसे मैं हूँ, तो आई एम एन इंडियन, तो मैं इंडिया की तरफ बायस्ड थ्योरीज फॉर्मुलेट करूंगी। ठीक है, अगर मैं किसी पर्टिकुलर कास्ट या फिर पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ, तो फिर मैं उनकी तरफ बायस थ्योरी फॉर्मुलेट करूंगी। तो दैट इज काइंड ऑफ अ चैलेंज टू थ्योरी बिल्डिंग, कि जैसा रिसर्चर जो है उसका जो पर्सनल बिलीव्स है, कि वो क्या बिलीव करते हैं, या फिर उनका जो बैकग्राउंड है, ठीक है, इट मे बी पॉलिटिकल बैकग्राउंड, इट मे बी कल्चरल बैकग्राउंड, वो क्या करते हैं, वो इन थ्योरी बिल्डिंग को इन्फ्लुएंस करता है इन अ रॉन्ग वे। देन कंटेक्चुअल variability, political phenomena vary across regions and cultures, limiting the universality applicability of theories. यानी जो political phenomena है वो region to region differ करता है, vary करता है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, उसकी universal applicability जो है, applicability वो limit हो जाती है, यानी आप उसको यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं मान सकते। ओके, देन बैलेंसिंग जनरलिटी एंड स्पेसिफिसिटी, highly general theories may lack precision while highly specific theory may not be widely applicable. Okay, जो general theory होती है, जो कि बहुत ही मतलब वाइडली एप्लीकेबल होती है, या फिर वाइडली एक्सेप्टेड होती है, विच आर वेरी जनरल, वेरी कॉमन, तो वो जो थ्योरी है उनमें प्रिसीजन कम होता है। ओके, क्योंकि वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, बहुत ही ज़्यादा जनरल है। वहीं जो हाईली स्पेसिफिक थ्योरी है, जो कि
मतलब प्रिसाइज थ्योरीज जो हैं विच आर प्रिसाइज ऑन अ पर्टिकुलर कंसेप्ट, वो जो है वो वाइडली एप्लीकेबल नहीं हो पाती. इट्स वाइस वर्सा, राइट. मीन्स जो जनरल थ्योरीज है उनमें प्रिसिशन कम होता है, और जो प्रिसाइज थ्योरीज है, जो कि स्पेसिफिक थ्योरीज है, वो वाइडली एप्लीकेबल नहीं हो पाती. सो दीज आर द चैलेंजेस टू थ्योरी बिल्डिंग. देन conclusion at last. So, theory building is an essential component of research methodology in political science. Why it is essential? Because it transforms observation into structured knowledge, enabling an explanation, prediction, and generalization of political phenomena. It enables any observations to be predicted, to be explained, to be turned into a structured knowledge for easy to be understand. Right? थ्योरी से क्या होता है, एक ऑब्जर्वेशन जो है वो इजीली स्ट्रक्चर की जाती है ताकि उसको आप समझने में इजी हो जाए, उसको एक्सप्लेन करने में इजी हो जाए, एंड उससे हम प्रेडिक्शंस भी डिराइव कर सकें. ओके, सो सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसके अंदर कॉन्सेप्चुअलाइजेशन होता है, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन होता है, एम्पिरिकल टेस्टिंग होता है, जो हमने प्रोसेस ऑफ थ्योरी बिल्डिंग में पढ़े थे. तो ये सब चीज़ें होती है जिससे क्या होता है, रिसर्च जो है उसको एक फाउंडेशन मिलता है, राइट. देन जो चैलेंजेस है जैसे कि कॉम्प्लेक्सिटी, मेजरमेंट इश्यूज, बायस परसिस्ट, तो ये सब जो चैलेंजेस है इनको सही करने के लिए जो मेथोडोलॉजिकल इनोवेशंस हो गए, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, इन सबको यूज किया जाता है ताकि इन चैलेंजेस को कम किया जा सके एंड थ्योरी बिल्डिंग को स्ट्रेंथन किया जा सके. और थ्योरी बिल्डिंग जो है वो गवर्नेंस और पब्लिक पॉलिसी में भी बहुत हेल्पफुल है, एज इट हेल्प्स द पब्लिक policy makers to formulate public policies and to know the insights of the society and the state. And it is a very vital process for the advancement of political science as a discipline. ये क्या है, बहुत ही vital है for the advancement of political science. So with this we end the video, and if you like the video, please like, share and comment, and yeah, comment for any kind of suggestion you think which I could make for more videos. So bye bye.